साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से हम अपने नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी की टीआरई और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जल्दी ही होने की संभावना है। आप तैयारी के लिए बहुत ही गंभीर हो जाइए। अवसर आपकी प्रतीक्षा में है, अवसर बार बार नहीं आता है। बार बार मैं आपसे आग्रह करूँगा कि समय कम है, इस समय में अपनी योजना बहुत टाइम टेबल बहुत टाइट रखिए और एकदम जी जान लगा दीजिए क्योंकि चांस बार बार नहीं मिलता। आप अवगत हैं कि चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा चैनल उपलब्ध है, किंतु कुछ साथियों का आग्रह था कि सर आपने तैयारी के दौरान जो नोट्स बनाए थे क्या मिल सकते हैं क्या? तो ये नोट्स आपके लिए यूट्यूब पर हम ये क्रमशः आज पहला वीडियो है और क्रमशः हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को हम कई भागों में प्रकरण वाइज आपको उपलब्ध करा देंगे। उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। नोट्स बनाते समय हमने ये ध्यान रखा है कि अधिकतम तथ्यों का समेकन किया जाए, तथ्य प्रामाणिक हों, तथ्य सही हों और साथ ही गागर में सागर हो, आपको कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स मिल सकें। तो साथियों चलिए जुड़ते हैं आज की वीडियो से, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले एक आग्रह है, जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथियों अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं वीडियो को तो फुल स्क्रीन पर देखें तो ये आपको बेहतर दिखेगा, क्योंकि नोट्स जो है कॉपी के ये कुछ इसके फॉन्ट छोटे हैं, तो बेहतर देखने के लिए आप इसको फुल स्क्रीन पर देखिए। चलिए जुड़ते हैं आज की चर्चा से, देखते हैं हिंदी भाषा के उद्भव, विकास और स्वरूप को। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो बिंदुवार, देखिए हमने बिंदुवार नोट्स बनाए थे, तो ये आपको बताना चाहूँगा ये बहुत पुराने नोट्स हैं, ये हमारी तैयारी के नोट्स हैं। ठीक है ना, तो ये बिंदुवार हम देखते हुए चलेंगे। पहला बिंदु देखिए, कह रहा है हिंदी का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। संस्कृत का काल मोटे तौर पर 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। संस्कृत उस काल में बोलचाल की भाषा थी। देखिए जहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु वहाँ हम अंडरलाइन करते हुए चले हैं। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है संस्कृत के भी दो रूप मिलते हैं, वैदिक संस्कृत जिसमें वैदिक ग्रंथों की रचना हुई तथा लौकिक संस्कृत जिसमें वाल्मीकि, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं हैं। यहाँ ध्यान दीजिए संस्कृत के दो रूप हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत जिसमें वैदिक ग्रंथों की रचना हुई तथा लौकिक संस्कृत जिसमें वाल्मीकि, कालिदास, माघ आदि विद्वानों की रचनाएं हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु। संस्कृत काल के अंत तक एक मानक भाषा संस्कृत की 3 बोलियां विकसित हो गई थी। यह देखिए पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी और पूर्वी। ठीक है, संस्कृत अगला बिंदु देखते हैं। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद प्रवृत्तितः बदल गई, जिसे पाली की संज्ञा दी गई। इसका काल 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। ध्यान दीजिए यह कालखंड, पाली का समय क्या है, एक एक तथ्य, एक एक बिंदु आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। अब कह रहा है देखिए अगले बिंदु में कि बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह बोलचाल की भाषा का ही मानक रूप था। इस काल में 4 क्षेत्रीय बोलियां हो गई, पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी, पूर्वी और दक्षिणी। अब पहली ईस्वी तक आते आते ये बोलचाल की भाषा और अधिक परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया। कब से, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की जो भाषा थी ये प्राकृत का काल था। ठीक है ना, मुख्य क्षेत्रीय बोलियां इस काल में थी सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश का काल 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक है। अब देखिए जो आधुनिक कार्यभाषाएं हैं इनका जन्म अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों से हुआ है। अगला बिंदु देखिए, आधुनिक कार्यभाषाओं का जन्म अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों से निम्न प्रकार माना जा सकता है। इसमें देखिए कह रहा है सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पैसाची से लहंदा पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से
मराठी, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। यहाँ मैं आपको जोड़ देकर कहना चाहूँगा कि एक प्रश्न आपकी परीक्षा में इस इतने जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे एक प्रश्न मेरी गारंटी है कि आपको मिलने वाला है। और आज के वीडियो से 2 से 3 प्रश्न, 4 प्रश्न आपको आपकी तैयारी में मिलने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो स्पष्ट है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के सौरसैनी, मागधी और अर्धमागधी रूपों से हुआ है। अब देखिए विकास की जो ये क्रम है, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से हिंदी का विकास हुआ है। चलिए हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां, इस पर बात करते हैं। हिंदी प्रदेश कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार। झारखंड, यहाँ झारखंड राज्य चूँकि बाद में बना था, तो झारखंड को भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। बिहार है, राजस्थान है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी है। ठीक है। पूरी हिंदी क्षेत्र की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां हैं। अब चलिए उपभाषा कौन सी है और उसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आप चल रहा है जो आप देख रहे हैं, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन 5 बोलियां हैं? खड़ी बोली, जिसे आप कौरवी भी कह सकते हैं, खड़ी बोली या कौरवी। ब्रजभाषा, हरियाणवी को साथियों बांगरू भी कहते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, बांगरू किसको कहते हैं। बुंदेली और कन्नौजी। दूसरा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, राजस्थानी के 4 रूप थे, जिसको क्रमशः आप देखिए मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी कहते हैं। अब पहाड़ी की बात करेंगे। चौथा उपभाषा है पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी जो है कुमाऊनी और गढ़वाली कहते हैं। बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी देखिए पीजीटी 2004 में इससे प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद भी हमेशा पूछे जाते रहते हैं, लेकिन ये मुझे याद था तो इसमें मैंने नोटिस कर दिया था। भोजपुरी, मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। तो बिहारी उपभाषा, ठीक है। मैथिली को साहित्य अकादमी ने स्वतंत्र भाषा की मान्यता दे दी है और उसके साहित्य के स्वतंत्र अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य चलने लगा है। ठीक है। अब आइए एक एक बोली की बात करते हैं कि बोलियों की क्या विशेषता है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आज वो यहाँ आपको इस नोट्स में मिलेंगे। खड़ी बोली, इसका प्रश्न पीजीटी 4 में पूछा गया था। अभी देखिए पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव हुआ है। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद। ठीक है। अब देखिए इसमें साहित्य की क्या स्थिति है। लोक साहित्य की दृष्टि से यह संपन्न है। इसमें पवाड़ा, ये ध्यान दीजिए, लोक साहित्य की दृष्टि से संपन्न है। इसमें पवाड़ा, नाटक, लोकगीत, लोक कथा आदि बहुत मिलते हैं। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला बिंदु साथियों ब्रजभाषा। हाँ चलिए ब्रजभाषा की बात करते हैं। अगली जो बोली है साथियों, ब्रज का पुराना अर्थ, यहाँ देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह। ब्रजभाषा का नाम इसी आधार पर पड़ा है। इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ है, लेकिन ये जो बोलियां हैं उसमें देखिए आप ये देखेंगे कि खड़ी बोली उत्तरी रूप से, सौरसेनी, और ये ब्रजभाषा आपका सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। ब्रजभाषा का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली आदि। साहित्य और लोक साहित्य दोनों दृष्टियों से ये बहुत संपन्न है। आप जान रहे हैं भक्तिकाल में बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें साहित्य लिखा गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली बोली की ओर, हरियाणवी, जिसको आप बांगरू भी कह सकते हैं। इसका विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। हरियाणा और दिल्ली के कुछ भाग में बोली जाती है। इसका केवल लोक साहित्य है। ठीक है। बुंदेली,
बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। इसमें देखिए कह रहा है बुंदेली में लोक साहित्य बहुत है, जिसमें ईसुरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं। फाग मतलब होली के गीत। ईसुरी के फाग, ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ईसुरी के फाग किस बोली में हैं? तो यह बुंदेली में है। ईसुरी के फाग किस बोली में है? बुंदेली में है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा मूलतः बुंदेली की एक बोली बनाफरी में लिखा गया। बनाफरी यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है ना। तो किसमें ऐसा माना जाता है कि बुंदेली की जो है एक बोली है, वो बुंदेली की उपबोली है बनाफरी, उसमें आल्हा लिखा गया है। ये भी ध्यान देने वाला तथ्य है। चलिए कन्नौजी की बात करते हैं साथियों। कन्नौजी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। इसमें और ब्रजभाषा में बहुत समानता है। बात करते हैं अवधि की। अवधि से भी साथियों प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। देखिए TGT 2005 में इससे प्रश्न पूछा गया था। अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। यही प्रश्न ही पूछा गया था कि अवधि बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से, किस रूप से हुआ है, तो उसमें अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। अवधि का क्षेत्र क्या है? लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, अंशतः उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। साहित्य और लोक साहित्य दोनों पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अवधि में प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस अवधि में ही लिखा गया है, तो इसमें साहित्य रचना भी पर्याप्त मात्रा में हुई है। अब बात करते हैं बघेली की। बघेली इसका उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक रूप से हुआ है। बघेली का क्षेत्र सतना, रीवा, नागौद, शहडोल, मैहर आदि है। बघेली में केवल लोक साहित्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी की बात होगी। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, काकेर, नांदगांव इसको कहेंगे, काकेर आदि हैं। इसमें भी केवल लोक साहित्य है। अब साथियों पश्चिमी राजस्थानी जिसको मारवाड़ी कहेंगे उसकी बात करेंगे। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों हैं। मीरा के पद इसी में है, मारवाड़ी में है, ध्यान दीजिएगा। अब उत्तरी राजस्थानी की बात होगी, जिसको आप मेवाती कहते हैं। मेवाती का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये अलवर, गुड़गांव तथा भरतपुर में बोली जाती है। इसकी एक मिश्रित बोली अहीरवाटी है, जो दिल्ली, गुड़गांव, करनाल में बोली जाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या मेवाती की एक मिश्रित बोली अहीरवाटी है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, ठीक है। पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे, जिसको आप जयपुरी कह सकते हैं। तो जयपुरी का केंद्र जयपुर है। यहाँ जो एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको कहा जाता है ढूंढाड़ी। जयपुरी क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ी कहा जाता है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है जयपुरी में, ठीक है। और अब चलिए दक्षिण राजस्थानी जिसको मालवी कहते हैं उसकी बात करते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, कुछ साहित्य तथा पर्याप्त मात्रा में इसमें लोक साहित्य है, ठीक है। और ये इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद आदि में ये बोली जाती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं पश्चिमी पहाड़ी की। पश्चिमी पहाड़ी साथियों सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी तथा चंबा आदि इसके क्षेत्र हैं। अब बात करेंगे मध्यवर्ती पहाड़ी की, ठीक है। मध्यवर्ती पहाड़ी में आप इसके दो रूप हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। ये भी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसमें कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक साहित्य है। गढ़वाल, कुमाऊं तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी की बात होगी, बहुत महत्वपूर्ण। भोजपुरी बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर नामक गांव के आधार पर इसका नाम भोजपुरी पड़ा है। भोजपुरी का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का क्षेत्र है।
हिंदी प्रदेश की बोलियों में सर्वाधिक संख्या भोजपुरी बोलने वालों की है। इसमें भी लोक साहित्य ही उपलब्ध है। इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुई है। ठीक है, अब बात करेंगे मगही की। ठीक है, संस्कृत के मगध शब्द से विकसित मगह पर आधारित इसका नाम है। पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इसके आसपास इसका क्षेत्र है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से यह विकसित है। पर्याप्त लोक साहित्य तथा कुछ ललित साहित्य भी इसमें मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली बोली को, मैथिली। साथियों, मैथिली जो है ये मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित है। यह बोली हिंदी और बांग्ला के संध क्षेत्र पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि इसके क्षेत्र हैं। लोक साहित्य तथा शिष्ट साहित्य दोनों दृष्टियों से अत्यंत संपन्न है। अब चलिए, बोलियों की चर्चा साथियों पूरी हो गई। उम्मीद करता हूँ ये है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं अब। हिंदी, हिंदुई, हिंदुस्तानी और उर्दू, इसकी बात करते हैं। ये इन चारों शब्दों के मतलब को समझते हैं। चलिए देखते हैं। खड़ी बोली या सामान्य हिंदी की 3 शैलियाँ हैं। खड़ी बोली में जब केवल बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। ठीक है, इन शब्दों के साथ जब हम तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, जब इन शब्दों के साथ तत्सम का प्रयोग करते हैं तो उसे साहित्यिक हिंदी कहते हैं। ठीक है, इन शब्दों के साथ अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का प्रयोग होने लगता है तो उसे उर्दू कहते हैं। अब हिंदवी शब्द एक है। हिंदवी शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में अमीर खुसरो तथा औफी ने किया था। एक एक तथ्य बहुत ध्यान से देखिए। हिंदवी शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में अमीर खुसरो तथा औफी ने किया था। खालिक बारी में हिंदी तथा हिंदवी दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हुआ है। हिंदवी का प्रयोग 30 बार, जबकि हिंदी का प्रयोग केवल 5 बार हुआ। ठीक है, कालांतर में हिंदवी उसको कहने लगे जिसमें संस्कृत के शब्द अधिक थे तथा हिंदुस्तानी उसे कहा गया जिसमें अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा थे। ठीक है, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग तुज़के बाबरी में भाषा के अर्थ में हुआ है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य अगला, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। यह पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। पड़ाव यानी उर्दू, पड़ाव में बोली जाने वाली भाषा को उर्दू ए मुअल्ला कहा जाता था। उर्दू शब्द भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू ए मुअल्ला का संक्षेप है। ठीक है, अब हिंदी नाम और उसके विभिन्न रूपों की बात करते हैं। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु से माना जाता है। यह ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया। हिंद में इक प्रत्यय लगाने से हिंदीक बना, जिसका अर्थ है हिंद का। यूनानी शब्द इंदिका या अंग्रेजी इंडिया आदि इसी के विकसित रूप हैं। ठीक है, हिंदी भी हिंदी का परिवर्तित रूप है जिसका अर्थ है हिंद का। इस प्रकार यह विशेषण है किंतु मूल भाषा के अर्थ में संज्ञा हो गया है। शब्दों अरबी फारसी संस्कृत के आधिक्य की बात को छोड़ दें तो हिंदी उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है। तज़किरा मखज़न उल गरायब में आता है, दर ज़बाने हिंदी की मुराद उर्दू है। यहाँ हिंदी उर्दू समानार्थी हैं। ठीक है, अब देखिए, हिंदू कवि नूर मोहम्मद लिखते हैं कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत है जो हिंदी भाख्यो। परीक्षा में पूछा गया तथ्य है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत जो हिंदी भाख्यो। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये नूर मोहम्मद की पंक्तियाँ हैं। मुल्ला वजही, सौदा, मीर आदि ने अपने शेरों को हिंदी का शेर कहा है। गालिब ने भी कई स्थानों पर हिंदी उर्दू को समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया है। हिंदी शब्द का प्रयोग आज 3 अर्थों में हो रहा है। देखिए, तीनों महत्वपूर्ण तथ्य। अपने विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली 17 बोलियों को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में
होता है। अब देखिए कह रहा है भाषा विज्ञान में प्रायः पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को हिंदी मानते रहे हैं। इसी आधार पर ग्रियर्सन ने अन्य उपभाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी कहा। 2 को हिंदी मानने के कारण वह ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 8 बोलियों को हिंदी का नाम देते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, ये ग्रियर्सन का मानना था। हिंदी का संकुचितम अर्थ है क्या? खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी, जिसे मानक या परिनिष्ठित हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये विचारात्मक प्रश्न है। हिंदी का विकास अब देखिए साथियों, खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यदि हिंदी को 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव सौरसेनी तथा मागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि इसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव सौरसेनी, मागधी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अब हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में मिलने लगते हैं। प्राकृत काल में उनकी संख्या और बढ़ गई है तथा अपभ्रंश काल में प्रायः 40% से ऊपर हो गए किंतु हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ थे, ये मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर, संयुक्त स्वर अये, औ विकसित हो गए। ठीक है, च, छ, ज, झ संस्कृत, पाली तथा प्राकृत में और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्षी हो गए। ठीक है, न, र, ल, सा संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में दंत ध्वनियाँ थी, किंतु आदिकाल में ये वर्ष हो गए। अपभ्रंश में ड़, ढ़ व्यंजन नहीं थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए। अपभ्रंश में ढ़ व्यंजन नहीं थे। आजकालीन हिंदी में इनका विकास हुआ। न, म, ल पहले संयुक्त व्यंजन थे, किंतु वह अब न, म, ल यानी महाप्राण हो गए। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संपर्क भाषा के रूप में जिस हिंदी का विकास होना है वह शब्द भंडार के क्षेत्र में भारत के सभी भाषाओं से कुछ न कुछ अवश्य ग्रहण करेगी। इस प्रकार राष्ट्रभाषा के रूप में इसका रूप सार्वदेशिक होगा। ठीक है, तो साथियों आज की चर्चा यहीं तक। इसके आगे हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा पर चर्चा अगले वीडियो में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।